Hello everyone, welcome to Jay Chemistry Point. My name is Jayant. This is my new YouTube channel. देखिए इस चैनल पर जो है केमिस्ट्री के बारे में जो है हम एक एक टॉपिक को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम इस चैनल पर जो है आईआईटी जेईई नीट 11th एंड 12th के जो है टॉपिक जो है एक एक टॉपिक को जो है पिकअप करेंगे और अच्छे से जो है एक एक टॉपिक को जो है अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो इस जो अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करता हूं तो इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लाया हूं। तो देखिएगा एक बार, अगर मैं बात करता हूं आईआईटी जेईई के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक होगा सॉलिड स्टेट। उसमें जो है हम आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे 19 के और 20 के। ठीक है, 2019 से 20 तक के। तो इसमें जो है एमसीक्यू जो है क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन को जो हम इस ये जो हम मैंने सीरीज जो स्टार्ट करी है सॉलिड स्टेट की, जो है सबसे पहले मैंने सॉलिड स्टेट अब तक जो है पिक करा है और इसमें जो है जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वन बाय वन जो हम एक एक क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है देखिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या पूछा है, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयन M1 एंड M2 एंड ऑक्साइड आयन। एक हमारा क्रिस्टल जो है बना हुआ है किससे, मेटल M1 से, M2 से एंड ऑक्साइड आयन से। जो ऑक्साइड आयन जो है फॉर्म अ CCP लैटिस स्ट्रक्चर, और जो कैटायन जो हमारा M1 है जो कि ऑक्यूपाई करता है 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड जो हमारा कैटायन जो है वो ऑक्यूपाई करता है 12.5% of tetrahedral void of oxide lattice. The oxidation number of M1 and M2। देखिए ये इसमें जो है हमें M1 एंड M2 का जो है हमें ऑक्सीडेशन नंबर हमें जो है बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तुम्हारा 2020 में जो है पूछा गया है जेईई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, देखो किसी भी क्वेश्चन को जो है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो है, देखो कोई भी क्वेश्चन जो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो है पिक करो और एक एक वन बाय वन लाइन जो है उसको पढ़ो, अच्छे से पहले समझो उस क्वेश्चन को, तभी जो है तुम इजिली जो है आंसर तक जो है अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें जो है देखो जो भी तुम्हें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि उसमें जो गिवन डाटा है उसको हमें लिखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक तो हमारे पास M1 मेटल है, एक हमारे पास M2 मेटल है और हमारा एक ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन हमारा इस तरीके से होता है। अगर मैं M1 मेटल की बात करता हूँ और ये ऑक्साइड आयन है और ये M2 मेटल है। ठीक है, देखो जो पैकिंग जो होती है हमें क्या दे रखा है, ऑक्साइड आयन जो है फॉर्म CCP लैटिस। देखो ये हमारा ऑक्साइड आयन CCP लैटिस बनाता है जो कि CCP पैकिंग बनाता है। इसका मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अब तुम्हें पता है कि अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर ये जो है बनाता है, अगर ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा तो इसमें जो है तुम्हें पता है जो सीसीपी से जो है हमारी यूनिट सेल जो निकल के आती है वो क्या आती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आती है। और इसके लिए जो है जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, इसके लिए हमारे लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 4। और जेड जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम को। ठीक है, अब हमारे यहाँ जेड की वैल्यू में बदल गई और तुम्हें पता है जितनी जेड की वैल्यू होती है उसके ट्वाइस क्या होती है, उसके ट्वाइस जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 8 तो हमारी टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगी। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हमारी कितनी हो जाएंगी, 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम्हें इस डाटा से तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ से जो है सीसी पैकिंग निकली, पैकिंग बनाई इसने ऑक्साइड आयन ने, उससे जो है जो लैटिस बनती है हमारी जो मिलती है वो कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट क्या, उसके लिए जो है जेड की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। और इसमें जो है टेट्राहेड्रल कितनी परसेंट होती है, 8% होती है। और ऑक्टाहेड्रल कितनी परसेंट होती है हमारी, 4% होती है। ठीक है, तो अगर मैं जो है अब मैं यहाँ M1 को देखता हूँ, देखो M1 हमें क्या गिवन है, M1 जो है ऑक्युपाइज 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल। देखो M1 जो है क्या करता है 50% ये होता है। और तुम्हें पता है ऑक्टाहेड्रल कितनी है 4, ऑक्टाहेड्रल क्या है 4। तो यहाँ से जो अगर तुम इसे सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ जो है 2, 2 से 2 तो ये 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं M2 की बात करता हूँ, अगर मैं M2 की बात करूंगा तो इसमें क्या पूछा गया है कि कैटायन M2 ऑक्युपाइज 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो 12.5% का मतलब क्या है, 12.5 अपॉन में 100
और तुम्हें पता है टेट्राहेड्रलोइड का पूछा है, तो टेट्राहेड्रलोइड कितनी है तुम्हारी, 8 टेट्राहेड्रलोइड है, तो इनटू क्या कर दोगे तुम, 8 कर दोगे। तो इसको सोल्व जब करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करके जो है जो तुम्हारी वैल्यू आती है वो तुम्हारी क्या आती है, 1 वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो अगर ये जो क्रिस्टल है किससे बना हुआ है, एक तो तुम्हारा M1 है, एक M2 मेटल है, और तुम्हारा क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें ध्यान में क्या बात रखनी है, देखो अब जो ये जो एटम जो है, जो ये आयन है O2 नेगेटिव, ये CC3 बना रहा है, तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। Z की वैल्यू 4 होगी, तो इतने इतने एटम जो हैं हमारे किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, तो O यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और M1 जो आया हमारा वो निकल के क्या आया, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है जो ऑक्साइड जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो एक पे -2 होगा तो 4 पे कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो देखो अब अगर तुम्हें चार्ज बैलेंस करना है तो जितना हमारा एनायन का चार्ज है जो कि -8 है, तो उतने हमारे क्या होना चाहिए, कैटायन का चार्ज होना चाहिए। तो तुम इजीली यहाँ से पुट करके देखोगे तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ इसको, देखिएगा यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट लेता हूँ तो मतलब ये M1 के लिए क्या है, ये पहली वाली वैल्यू है, और M2 के लिए क्या है, दूसरी वाली वैल्यू, मतलब +2। तो अगर +2 को जो है अगर मैं M1 के लिए रखूँ तो +2 × 2, तो ये +4 हो जाएगा। और सेकंड वाला क्या है, +4, तो M2 क्या हो जाएगा, +4। तो +4 ये कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये इसने क्या कर दिया, हमारा सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, यही हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। और जितने भी दिए गए जो ऑप्शन है आप जो है इसको रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपको एक एक क्वेश्चन को जो है समझते हुए चलना है। देखो कोई भी अगर मैं क्वेश्चन पिक करूंगा तो उसकी साइड में थोड़ा मैं आपको जो थ्योरी का जो है मैं आइडिया दूंगा, ताकि तुम्हें जो है अच्छे से जो है क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिक करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है कि ए डायटोपिक मोलिक्यूल जो कि हमारा X2 है, हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब BCC जो है हमारा लैटिस बना रहा है, स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ दे रखी है जो कि 300 pm है, और तो डेंसिटी ऑफ मोलिक्यूल की वो इतनी दे रखा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ X2, और हमें एवोगैड्रो नंबर की जो है वैल्यू गिवन है। ये भी जो क्वेश्चन जो है 2020 में आ रखा है, जो कि ये वाला ये तो इजी क्वेश्चन है, जो इससे पहले जो कराया था वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें स्टेटमेंट 1 बाय 1 जो है हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे जो है हम आंसर करेंगे। जो हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं, देखो सबसे पहले हमें BCC दिया हुआ है, मतलब BCC का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तुम्हें पता है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके लिए Z की वैल्यू हमारी 2 आती है। Z की वैल्यू 2 आती है, मतलब नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे BCC में वो कितने होते हैं, हमारे 2 होते हैं। एक तो गिवन ये है, और एक हमें क्या दे दी, एज लेंथ दे दी, जो कि हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 300 pm दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जो है तो डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी रो से डिफाइन करते हैं, जो कि कितनी दी गई है, 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट, हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें जो 200 ग्राम दे रखा है, तो ये हमारे को रहेगा गिवन मास। गिवन मास कितना दिया गया है, 200 ग्राम। ठीक है, Na की वैल्यू आपको पता ही है। तो देखिए अगर हम डेंसिटी निकालते हैं सॉलिड स्टेट में, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि डेंसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होती है, Z इंटू में मोलर मास अपॉन में N इंटू में Na। ठीक है, अब तुम इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जमना, मतलब ये क्या होता है, जय में न आ, जमना, जय में न आ। तो इस तरीके से जो है ये शॉर्ट टेक है, ताकि आपके जो है ये याद रह सके। ठीक है, तो देखो Z की वैल्यू आपको पता ही है, डेंसिटी आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, तो आपको जो है X2 दे रखा है, तो मोलर मास तुम्हें गिवन नहीं है।
एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकालने हैं, तुम्हें निकालने हैं, और Na की वैल्यू तुम्हें गिवन है। तो देखिए अगर मैं इसमें जो है मोल कंसेप्ट थोड़ा यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो हमारे वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, जो ये देखो जो ये फॉर्मूला जो लिखा है अभी, ये थोड़ा सी गलती हो गई। देखो ये जो फॉर्मूला है ये एन ए डॉट में ए क्यू आएगा, ये जो है एज लेंथ का क्यूब होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो और ये कैसे याद किया जाता है, जय मैं न आ जमुना। ठीक है, तो ये मतलब इसको तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो जेड जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम को, एम जो रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को, एन जो है रिप्रेजेंट करता है आपको एवोगैड्रो नंबर को, ए जो रिप्रेजेंट करेगा आपका एज लेंथ को करेगा। तो आपको डेंसिटी पता है, नंबर ऑफ एटम पता है, एन की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू पता है, और ए जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको मोलर मास नहीं पता, तो मोलर मास नहीं पता, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो मोलर मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इधर करूँ तो मोलर मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास इनटू में एन, मोल मास इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो ये जो है हमारा गिवन मास इनटू में एन अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से। ठीक है, तो इसके जो है अब ये वाली वैल्यू जो है हम मोलर मास की यहाँ पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो डेंसिटी जो हो जाएगी वो किसके ऊपर इक्वल हो जाएगी, जेड अपॉन में एन डॉट में ए क्यूब इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना हो गया, वो यहाँ हो जाएगा गिवन मास इंटू में एन अपॉन में एन, इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा जो ये होगा, जो हमारा ये होगा, तो एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, जेड इंटू में गिवन मास अपॉन में ए क्यूब इंटू में एन। तो तुम्हें डेंसिटी भी पता है, जेड की वैल्यू पता है, गिवन मास जो कि तुम्हें गिवन है 200 ग्राम है, ए की वैल्यू भी तुम्हें पता है, और यहाँ से एन की वैल्यू तुम इजीली निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और तुम्हें समझनी होगी, जो कि क्या समझनी होगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें यहाँ देखा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर दिए गए हैं, इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर दिए गए हैं, तो आंसर भी हमें किस में निकालना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर में निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक बार इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। देखो जो फाइनल जो मैंने फॉर्मूला निकाला वो मैं एक साइड में लिख देता हूँ। फाइनल जो फॉर्मूला निकाला मैंने वो क्या था, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू में गिवन मास अपॉन में ए क्यूब इंटू में एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम निकाल देते हैं, एन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड इंटू में गिवन मास अपॉन में ए क्यूब इंटू में डेंसिटी। तो आपको जेड की वैल्यू पता है, गिवन मास पता है, ए की वैल्यू पता है, और डेंसिटी पता है, तो इजीली आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो किस टर्म में पूछा गया है, एवोगैड्रो नंबर की टर्म में पूछा गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। यहाँ पे एन लिखेंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे हमने डिवाइड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली टर्म तो एज इट इज रखनी है, तो इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये एन को जो है हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एन की जो कि कितनी होती है, हमें दी गई है क्वेश्चन में 6 इंटू 10⁻23 पर मोल दी गई है। तो आप जो है यहाँ से इजीली कैलकुलेशन करना, इजीली जब कैलकुलेशन करोगे जो इसका जो आंसर निकल के जो आता है, इसका आंसर जो आता है वो आता है 4Na। ये कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप करना, ठीक है। तो जो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आता है 4Na, जो कि हमारा ऑप्शन में जो ऑप्शन गिवन होता है वो हमारा कौन सा होता है, डी ऑप्शन जो हमारा गिवन होता है। तो इस तरीके से जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझते हुए चलना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT JEE में और नीट में, तो हम एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
जब सोलिसिटेड को स्टार्ट करते हो वहीं से ये जो है क्वेश्चन अराइज होता है। देखिएगा, इसको मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, ये हमारी जो है क्यूब है, इसको मैं इधर ड्राइंग कर देता हूँ। ठीक है, और दो क्यूब में और बना देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ। देखिएगा एक बार, देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला हमारा जो डायग्राम है उसको मैं मान लेता हूँ कि हमारा क्या है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है। सेकंड जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है और थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक जो होता है उसमें जो एटम जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ अगर मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो जेड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 होता है। और इस यूनिट सेल के अंदर में कितने कॉर्नर है, वो हमारे 8 कॉर्नर है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करता हूँ तो बॉडी सेंटर्ड जो है हमारा किसमें कंसिडर करा जाता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंसिडर करा जाता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, जिसमें जिसमें ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट हो ही लेकिन साथ में जो है हमारा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो। अगर हम बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर जो हमारा, अगर मैं बात करता हूँ जेड को कैलकुलेट करने के लिए तो वही फिर जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में किया है, जो हमारा कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यूनिट सेल में 1/8 होता है। तो कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। प्लस में प्लस लगाना बहुत जरूरी है। प्लस में जो है हमारा एक एटम जो हमारा सेंटर पे जो है प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो पूरा का पूरा क्या है, वो एक इसी यूनिट सेल के अंदर है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से इजीली जो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूँ तो इसमें जो हमारा कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है, इन कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा सभी कॉर्नर पे, और हमारा एक एक एटम जो हमारा प्रेजेंट होगा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब एक एटम यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक हमारा पीछे वाले फेस पे और एक आगे वाले फेस पे। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कॉर्नर के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू में 8। लेकिन अगर बात आएगी फेस सेंटर की तो फेस सेंटर पे जो एटम जो प्रेजेंट होता है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में वो हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। और हमारे पास जो है फेस कितने परसेंट होते हैं यूनिट सेल में, तो हमारे पास कितने होते हैं, 6% होते हैं। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, जेड की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ 4 आ जाएगी। तो यहाँ अगर रेशियो हमसे पूछा है तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:4, 1:2:4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन जो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, एन एलिमेंट हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है, ये हमारा एफसीसी में आ रहा है। विद एज लेंथ हमें क्या गिवन है, ए गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल, हमें डिस्टेंस बताना है किसके बीच का, टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल का। अब यहाँ अगर मैं यहाँ जो है आपके सामने जो है एफसीसी की यूनिट सेल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ, तो एक बार देखिएगा ध्यान से। अगर मैं मान के चलता हूँ तो इस तरीके से हमारी यूनिट सेल है, तो ये जो इसके लिए कॉर्नर को ड्रॉइंग कर दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर ये जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 होती है, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। जेड की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो है टेट्राहेड्रल वर्ड तुम बता सकते हो और ऑक्टाहेड्रल वर्ड बता सकते हो। तो इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड की अगर मैं बात करूँ वो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, जो कि हमारी ट्वाइस होती है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमारी कितनी होंगी,
4। तो हमें यही बताना है कि दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा। तो देखिए जो हमारी टेट्राहेड्रल जो बनती है, देखिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ एक बार। देखिए अगर मैं इस कॉर्नर को जो है, ये वाला कॉर्नर जो है, ये इन दोनों कॉर्नर को जो है अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, इन दो कॉर्नर को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये वाले कॉर्नर इस तरीके से मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। और एक जो कॉर्नर अगर मैं कौन सा लेता हूँ, एक जो मैं कॉर्नर ले लेता हूँ, एक जो मैं तुम्हारा कॉर्नर ले लेता हूँ, ये वाला एक जो कॉर्नर रहेगा हमारा, ये वाला और एक ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है जो ये कॉर्नर जो मैंने ज्वाइन करे हैं ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी डायगोनल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी डायगोनल होते हैं। और आपको पता है कि बॉडी डायगोनल पे जो है हमारी टेट्राहेड्रल बॉडी प्रेजेंट होती है। बॉडी डायगोनल पे हमारी कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है, टेट्राहेड्रल बॉडी प्रेजेंट होती है, टेट्राहेड्रल बॉडी। तो टेट्राहेड्रल बॉडी जो हमारी यहाँ बनती है, इस जगह कहीं, इस जगह बनती है। और एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल बॉडी होती है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जो एक जो ये तो एक कॉर्नर पे जो है यहाँ प्रेजेंट होगी, एक जो हमारी यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं इसको जो है इन दोनों को जो है पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है और ये ई है। तो यहाँ आपको देखने के लिए दो ट्राइंगल देखने के लिए मिलेंगे। तो एक हमारा ट्राइंगल होगा ए ई बी और एक ट्राइंगल होगा हमारा सी ई डी। तो देखो ये दोनों हमारे कैसे सिमिलर ट्राइंगल है, यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स यूज होगी। अगर इन ट्राइंगल अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ए ई बी, जो कि हमारे सिमिलर है किसके, इन ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो हमारी क्या होती है, अगर मैं साइड की बात करता हूँ, जो हमारी आपने पढ़ा होगा ये मैथमेटिक्स में, जो सी जो हमारी लेंथ जो होगी, देखो आपको पता है एज लेंथ हमारी कितनी होती है, ये ए एज लेंथ है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ गिवन दे रखा है आपको। ठीक है, जो सी जो होगी, जो उसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ सी ही जो होगी वो किसकी होगी, ए के इक्वल। इनटू में हमारा क्या रहेगा, ए। इसी तरीके से अगर मैं इन ट्रायंगल इसकी बात करता हूँ, इस वाली साइड की अगर मैं बात करता हूँ, इस वाली साइड की, तो ये साइड हमारी क्या होगी, ये हमारी कौन सी होगी साइड। अगर मैं ई डी लिखता हूँ, ई डी को वो हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू में ई डी। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर मैं जो हमारी जो अगर हमने बोल दिया कि सिमिलर ट्राइंगल है, तो जो छोटा वाला जो ट्राइंगल की जो साइड होगी उसके कोरस्पॉन्ड जो बड़े वाले जो ट्राइंगल की साइड होगी वो क्या होगी, हाफ के मल्टीपल होती है। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें करा इसी तरीके से हमने इसमें करा। तो इसी तरीके से अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ और मैं इसमें जो है ये वाली साइड कंसिडर करता हूँ, जो कि हमारी साइड क्या है, सी डी, सीधी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे इनटू में बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, ये वाला है, ये वाला पूरा ट्रायंगल है, तो इसकी साइड हम ये वाली दे दें, तो हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, ए बी। और आपको पता है हमें हमें जो है दो टेट्राहेड्रल बॉर्ड का डिस्टेंस निकालना था, जो कि एक टेट्राहेड्रल बॉर्ड यहाँ थी, एक यहाँ और एक क्या थी, यहाँ थी। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस निकालेंगे, और आपको पता है जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो पूरा एज लेंथ है, जो कि हमें ए गिवन है। तो सी डी जो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी है, ए। तो जो ये सी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बाई टू। जो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए बाई टू। तो हमारा ए बाई टू जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आपको समझते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन 50 में क्या पूछा गया है वो देखना ध्यान से। कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल, हमें यूनिट सेल कौन सी दी गई है, बीसीसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1 एंड 2 विद पोजीशन ऑफ एटम एज शोन इन ब्लू। जो हमें एक हमें स्ट्रक्चर ये भी रखा है और ये भी रखा है, तो ये हमें देखते ही पता चलता है कि हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और एक जो है बॉडी सेंटर पे एटम जो है प्रेजेंट है, दोनों ही यूनिट सेल में जो हमें गिवन है। द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर is solid 2 than in first. What is the approximate packing efficiency in solid 2? तो देखिए सबसे पहले आपका यही काम है कि जो भी डाटा गिवन दिया है उसको जो है लिखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बीसीसी यूनिट सेल है, वेरी गुड। देखो अगर हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल है, जो कि हमें
पता ही है। और बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, जेड की वैल्यू जो है 2 होती है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए। तो हमें जो है क्या गिवन है, तो रेडियस जो दिया गया है हमें बी का, वो जो है दोगुना है किससे, ए से। एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनको पॉइंट आउट कर देता हूँ, एक ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ये यहाँ पे तक जो हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है पता चली है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इज सॉलिड टू देन इन फर्स्ट। देखिए अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर जो सॉलिड फर्स्ट है, अगर मैं इसकी जो है एज लेंथ A1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और इसकी एज लेंथ जो है मैं A2 मान के चल रहा हूँ, जो हमारा सॉलिड टू रिप्रेजेंट है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, तो यूनिट सेल एज लेंथ जो है वो 50% जो है ज़्यादा है किसकी, सेकंड की, किससे, फर्स्ट से। तो कहने का मतलब ये है कि 50% मतलब 50% जो है हमारी ज़्यादा है किसकी, A1, और यहाँ प्लस A1 इक्वल टू A2। जो हमारी जो A2 की जो एज लेंथ है वो किससे ज़्यादा है, जो A1 तो है, प्लस में कितनी परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो A2 की वैल्यू यहाँ से इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी, और 1/2 हमारा कितना होगा, 0.5। तो A1 प्लस में 0.5, 0.5 A1, जो कि A2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.5 A1। एक हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, एक हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके आगे क्या पूछेगा, हमें पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है इन सॉलिड टू। हमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट करनी है किसके लिए, सॉलिड टू के लिए, ठीक है। मैं जो है नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें, देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो जो डाटा गिवन है मैं एक साइड में लिख देता हूँ, एक साइड में देखना क्या लिख देता हूँ, डाटा लिख देता हूँ। आपने क्वेश्चन समझ ही लिया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो मैं इधर कौन साइड में लिखता हूँ, जो बीसीसी के लिए जो वैल्यू हमारे पास, जेड की वैल्यू हमें पता है 2 होती है। एक डाटा आपको गिवन है आरबी जो रेडियस ऑफ बी जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारी एज लेंथ है जो A2 की जो है वो हमारी 1.5 टाइम्स है किसकी, A1 की। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। तो इसको मैं नीचे के पार्ट को रब कर देता हूँ, देखिएगा इसमें हमें ये है। और हमसे पूछा क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, जो कि आपको पता ही है कि पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू में वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू में 100। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा किसका होता है, पैकिंग एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट करने का होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था, जो हमारी हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है वो किस में निकालनी है, सॉलिड टू में निकालनी है, ठीक है, सॉलिड टू में निकालनी है। तो हमें क्या, हमने वहाँ क्या देखा, जो एटम जो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे वो हमारा बी एटम है, और कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो हमारा ए एटम प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है हमारा, जो एटम जो हमारा स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर। तो मैं कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा ए है, वो क्यूब हो जाएगा, इंटू में जेड की वैल्यू वो किसकी, ए की, प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दूसरे तरीके का भी एटम है, वो भी हमारा स्पेयर है, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, जो कि हमारा कौन सा एटम है, बी एटम है, उसका क्यूब इंटू में जेड बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इंटू में 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं जेड ए की बात करता हूँ तो जेड ए की जो वैल्यू होगी, हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा 1/8, जो एक कॉर्नर का है और कितने कॉर्नर प्रेजेंट है 8, तो 1/8 इंटू 8, तो यहाँ से जेड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से जेड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 पाई आर ए की क्यूब इंटू में 1, प्लस में अगर मैं जेड बी की बात करता हूँ तो वो क्या है, बी जो एटम प्रेजेंट है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि तुमने जो फिगर में देखा था, तो यहाँ 1% हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर। और आर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो है इक्वेशन देखो, यहाँ से जो है ये डाटा, ये जो है इन इन ये जो है मैं यूज़ करूँगा
जो आर बी की जो वैल्यू है यहाँ ट्वाइस ऑफ आर ए है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि हमारा क्या हो जाएगा, आर बी की जो वैल्यू है ये यहाँ पाई है और आर बी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ आर ए का क्यूब इंटू में 1 और इंटू में 100 अपॉन में ए का क्यूब। और जो ए जो हमने जो यहाँ ए लिया है वो एज लेंथ किसकी है, वो सेकंड वाली की एज लेंथ है A2 की। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 A1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो है देखो एक डाटा और आपको जो है गिवन दिया गया है। देखो यहाँ से आप क्या करोगे कि आर ए जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ए जो है हमारा A1 है। ठीक है, A1 है, तो A1 की जो वैल्यू जो है, जो A1 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास, देखो आपको पता है, देखो एक चीज जो है आपको बतानी है। देखो अगर मैं BCC की बात करता हूँ, BCC की अगर बात करता हूँ, अगर मैं जो हमारे फर्स्ट जो फिगर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं ए और आर के बीच में रिलेशन लिखता हूँ तो ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो क्या होगा कि उसमें जो है कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और एक जो है बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, और जो जितने भी एटम है वो हमारे क्या है, सेम ही एटम है। तो आपको पता है कि जो इसमें जो BCC के लिए ए और आर के बीच में रिलेशन निकालते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमारा होता है 4RA इक्वल टू में √3 A1। तो यहाँ से अगर A1 की वैल्यू में कैलकुलेट करूँ तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√3 इंटू में RA, ये हमारी जो है वैल्यू रहेगी। तो A1 की वैल्यू यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पुट करोगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 4/3। मैं इसको जो है थोड़ा ऊपर तरफ कर देता हूँ, एक बार देखिएगा, एक बार इन जो ये डाटा है इसका तो यूज हो चुका है, तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू में πRA की क्यूब प्लस में ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू में 8 और RA का क्यूब इंटू में 100 अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा 1.5 और A1 क्या हो जाएगा हमारा 4/√3 RA का क्यूब। तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से RA क्यूब दो यहाँ से जो है कॉमन ले लोगे आप इजीली, और यहाँ से जो नीचे जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा RA क्यूब है, RA क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। जितने भी हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो सारी के सारी क्या बचेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म बचेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन है। यहाँ तक जो था हमारा कंसेप्ट था, आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी थी, BCC केस में ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। और ये जो है आपको, अब अगर जो सेकंड जो हमारी फिगर थी उसमें जो है एटम जो हमारे दो तरीके के एटम प्रेजेंट थे, जिसके लिए जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक तो कॉर्नर वाले के लिए निकाली थी और एक जो बी एटम जो प्रेजेंट था हमारा सेंटर में प्रेजेंट था उसके लिए वैल्यू निकाली थी। तो इजीली अब जो आप सोल्व करोगे तो इसकी लगभग जो वैल्यू तुम्हारी जब तुम सोल्व करके देखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी जो आती है वो लगभग 90.5 के अप्रोक्स आएगी। इतना परसेंट जो तुम्हारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। जो कि अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई ना कोई गिवन होगा आपके पास ऑप्शन, जो कि आपके पास कोई गिवन होगा क्वेश्चन, तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन होगा तो उसमें जो है हमारा ऑप्शन क्या है 65% है बी, तो वो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है 90% ही है। तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारा बी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सीखने के लिए मिला होगा, तो यहाँ से जो है आप इजीली समझ सकते हैं। होपफुली आपको जो है सभी क्वेश्चन जो है जो इस लेक्चर में जो है मैंने डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को जो है किसी क्वेश्चन में जो है डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिए, मैं जो है आपको जो है समझा दूंगा और उसको जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो है आज जो है इस लेक्चर में जो हम इतने रखते हैं, और आपके लिए जो है अगर ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही हो तो आप जो है इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने जो है अपने छोटे बहन भाई जो है जो भी 11th और 12th क्लास में है या कोई नीट की और IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए ताकि वे जो है इस वीडियो लेक्चर का जो है बेनिफिट उठा सकें। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।